नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान माध्यमिक परीक्षा द्वारा जारी मॉडल पेपर 2024 हल कर रहे हैं। खंड ए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई? बेटा, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 में हुई। नेक्स्ट प्रश्न, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया 1928 में। नेक्स्ट प्रश्न, भाप के इंजन से संबंधित है? भाप के इंजन से संबंधित है जेम्स वॉट। नेक्स्ट प्रश्न, 1780 में प्रकाशित बंगाल गजट पत्रिका थी? बेटा, साप्ताहिक थी। बंगाल गजट पत्रिका साप्ताहिक पत्रिका थी। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग पठारी क्षेत्र के अंतर्गत आता है? बेटा, सही आंसर होगा 27%। सरिस्का बाग रिजर्व स्थित है राजस्थान में। भारत का चीनी के उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? बेटा, चीनी के उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से जल परिवहन का प्रकार है? बेटा, समुद्री परिवहन। नेक्स्ट प्रश्न, सिंहली किस देश की राजभाषा है? बेटा, सिंहली श्रीलंका की राजभाषा है। संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज भाषाओं की संख्या है 22। नेक्स्ट प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात है? बेटा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात है 943। कौन बहुजन समाजवादी पार्टी का संस्थापक है? कांसीराम। एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन किस क्षेत्र की गतिविधि है? बेटा, इसका आंसर हो जाएगा प्राथमिक। ऋण के औपचारिक स्रोतों में शामिल नहीं है बैंक, सहकारी समितियां, साहूकार। सही आंसर हो जाएगा साहूकार, क्योंकि अनौपचारिक स्रोत है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित करता है? बेटा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो सही आंसर यहां पर हो जाएगा WTO। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बंबई में पहली कपड़ा मिल 1854 में लगी। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक है ज्योतिबा फुले। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक है ज्योतिबा फुले। नेक्स्ट प्रश्न, कच्चा तेल गैर परंपरागत संसाधन है? तो बेटा, सही आंसर क्या हो जाएगा? कच्चा तेल गैर परंपरागत। विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया वैश्वीकरण है। शिरोमणि अकाली दल का संबंध मुख्यतः पंजाब राज्य से है। शासन प्रणाली में अंतिम शक्ति जनता में निहित होती है। लोकतंत्र शासन प्रणाली में जवाहरलाल नेहरू गर्व से को आधुनिक भारत के मंदिर कहा करते थे? बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी गई। अति लघुत्रात्मक प्रश्न, निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द अथवा एक पंक्ति में दीजिए। बेगार क्या है? बेटा, बिना पारिश्रमिक के काम करवाना क्या कहलाता है? बेगार। यानी बिना वेतन दिए जो काम करवाया जाता है उसको क्या कहते हैं? बेगार। नेक्स्ट प्रश्न, फ्लाई शटल क्या है? फ्लाई शटल क्या है? बेटा, फ्लाई शटल जो है रस्सियों और पुलियों के द्वारा चलने वाला एक यांत्रिक औजार है जिसका बुनाई के लिए काम में लिया जाता है। फ्लाई शटल से कामगारों की उत्पादन क्षमता बढ़ी, उत्पादन तेज हुआ। नेक्स्ट प्रश्न, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार 1764 में जेम्स हारग्रीव्स ने किया। नेक्स्ट प्रश्न, सरकार के विभिन्न अंगों के नाम लिखिए। सरकार के अंग बेटा विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। वर्ण व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? वर्ण व्यवस्था
अन्य जाति समूह से भेदभाव और उन्हें अपने से अलग मानने की धारणा पर आधारित है। नेक्स्ट, राजनीतिक दलों को मान्यता और चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है? भारत का निर्वाचन आयोग। सकल घरेलू उत्पाद को परिभाषित कीजिए। बेटा, सकल घरेलू उत्पाद तीनों क्षेत्रकों के उत्पादन के कुल योगफल को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। वे कंपनियां जिनका कारोबार एक से अधिक देशों में है क्या कहलाती है? बहुराष्ट्रीय निगम या बहुराष्ट्रीय कंपनियां। भारतीय वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? 1972 में। ध्वनि प्रदूषण से मानव पर क्या प्रभाव पड़ते हैं? संक्षेप में बताइए। बेटा, अगर हम ध्वनि प्रदूषण की बात करें तो ध्वनि प्रदूषण का कारण तो है मशीन जनी ध्वनि, तीव्र कर्कश बेसुरी आवाज वाली, कल कारखानों से होने वाली आवाज़, ड्रिल मशीनों से होने वाली आवाज़। अब मानव पर इसका जो प्रभाव है, लगातार ऐसी विपरीत परिस्थितियों में रहने के कारण मनुष्य चिड़चिड़ा हो जाता है, उसमें तनाव और अवसादग्रस्त होने लग जाता है, सुनने की क्षमता कम हो जाती है। खंड ब, लघुत्तरात्मक प्रश्न, साइमन कमीशन भारत क्यों आया? 1927 में ब्रिटिश सरकार ने एक वैधानिक आयोग का गठन किया जिसका अध्यक्ष सर जॉन साइमन को बनाया गया। इस आयोग को भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना था। इस आयोग में 7 सदस्य थे, सभी अंग्रेज थे और इसीलिए भारतवासियों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का निश्चय किया और इसी उद्देश्य के लिए संवैधानिक कार्यशैली के अध्ययन के उद्देश्य से साइमन कमीशन 1928 में भारत पहुंचा, लेकिन भारतीयों ने साइमन कमीशन वापस जाओ के नारों से उसका स्वागत किया। मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या योगदान दिया? मुद्रण संस्कृति ने अंग्रेजी सरकार की दमनकारी नीतियों के बारे में राष्ट्रवादी अखबारों में छापना शुरू कर दिया। मुद्रण संस्कृति के आने पर अंग्रेजी सरकार के कुप्रशासन के बारे में अखबारों में छापा जाने लगा, रिपोर्टिंग की जाने लगी। बाल गंगाधर तिलक ने 1907 में जब पंजाब के क्रांतिकारियों को काला पानी की सजा दी गई तो उसके बारे में लेख लिखा। बाद में बाल गंगाधर तिलक को भी जेल में डाल दिया गया। सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? कोई 2 तर्क दीजिए। सत्ता की साझेदारी के 2 तर्क है, युक्तिपरक तर्क और नैतिक तर्क। बेटा, सत्ता की साझेदारी के लिए अगर अपन पहली बात करें तो इस सत्ता की साझेदारी विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है, इसलिए राजनीतिक हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता से बचने और स्थायित्व हेतु सत्ता की साझेदारी आवश्यक है। दूसरा, आधुनिक लोकतंत्रों में शक्ति जनता के हाथों में निहित होती है। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा होती है जिसका प्रयोग निर्वाचित प्रतिनिधि द्वारा करती है और सभी समूह सत्ता में भागीदारी के माध्यम से शासन व्यवस्था से जुड़े रहते हैं जिससे कार्य कुशलता भी बढ़ती है। ये हैं 2 तर्क, नैतिक तर्क और युक्तिपरक तर्क और नैतिक तर्क। किन्हीं 2 प्रावधानों का जिक्र करें जो भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाते हैं। पहला, भारत राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। संविधान के अनुसार सरकार किसी व्यक्ति के साथ धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगी। देश के सभी नागरिकों को कोई भी धर्म अपनाने की स्वतंत्रता दी गई है। नागरिक अपनी इच्छा से किसी धर्म को मान सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं। नेक्स्ट, राजनीतिक दलों में सुधार के लिए कोई 2 बिंदुओं का उल्लेख करें। बेटा, अगर अपन बात करें तो पहला, दल बदल रोक विधेयक। भारत में विधायकों और सांसदों को दल बदल रोकने के लिए संविधान में संशोधन किया गया और निर्वाचित प्रतिनिधि जो मंत्री पद या धन के लोभ में दल बदल करने में कर रहे थे, इस कानून के अनुसार नया अपना दल बदलने वाले सांसद या विधायक को अपनी सीट गंवानी होगी। दूसरा, उम्मीदवार को अपनी संपत्ति और अपने आपराधिक मामलों का ब्यौरा देना अनिवार्य कर दिया गया, उसे एक शपथ पत्र भरना होगा। नेक्स्ट, लोकतंत्र की कोई 2 आर्थिक उपलब्धियां बताइए। लोकतंत्र की कोई 2 आर्थिक उपलब्धियां बताइए। अगर लोकतंत्र की बात करें हम, तानाशाही से तुलना करें तो ज़्यादा बेहतर स्थिति नहीं है, लेकिन लोकतंत्र लोगों को आर्थिक विकास के लिए समान अवसर उपलब्ध कराता है और लोकतंत्र में भले ही हम आर्थिक असमानता को बढ़ा हुआ पाते हैं, लेकिन लोकतंत्र में सभी लोगों को भोजन, शिक्षा, कपड़ा, मकान जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवाने का प्रयास किया जाता है।
धारणीता विकास के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भावी पीढ़ी के लिए भी स्तर को बनाए रखने की बात की जाती है और विकास का वो स्तर अपनाने की बात की जाती है जिसमें पर्यावरण संरक्षण भी शामिल है और भविष्य की पीढ़ी की जरूरतें भी। प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग इस प्रकार किया जाए कि भावी पीढ़ी के उपयोग हेतु पर्याप्त हो। विकास के इस धारणीय स्तर और प्रकार में गैर नवीकरणीय साधनों के कुशल उपयोग और नवीकरणीय साधनों के सीमित उपयोग और सतर्कता पूर्वक उपयोग पर बल दिया जाता है, इसीलिए धारणीय विकास महत्वपूर्ण है। विदेश व्यापार के उदारीकरण से आप क्या जानते हैं? बेटा, अगर हम बात करें तो अर्थव्यवस्था पर अवांछित नियंत्रणों और प्रतिबंधों को हटाना उदारीकरण कहलाता है। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 के निर्माण की जरूरत क्यों पड़ी? भारत में उपभोक्ता आंदोलन बढ़ रहा था, उपभोक्ता दलों की संख्या भी बढ़ती गई, सरकार पर दबाव बढ़ा और उसने उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 का निर्माण किया। सरकार को इसके निर्माण की जरूरत पड़ने के कारण ये थे कि उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण करना, व्यापारियों द्वारा किए जा रहे उपभोक्ताओं के शोषण को रोकना। नेक्स्ट प्रश्न, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? अगर हम बात करें तो बेटा, पहाड़ी भूमि पर, ढाल वाली भूमि पर सोपान बनाए जा सकते हैं। सोपान कृषि अपरदन को नियंत्रित करती है। पश्चिमी और मध्य हिमालय में सोपान अथवा सीढ़ीदार कृषि काफी विकसित है। इसके अलावा ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समानांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति घट जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, नर्मदा बचाओ आंदोलन के कोई दो लक्ष्य बताइए। बेटा, नर्मदा बचाओ आंदोलन के दो लक्ष्य, एक तो विस्थापितों के लिए पुनर्वास सुविधाएं प्रदान करना और दूसरा पर्यावरण संरक्षण करना। उत्तरी मैदान में रेल परिवहन का विकास और विस्तार अधिक होने के क्या कारण है, बताइए। बेटा, उत्तरी मैदान में बेटा रेलवे का विकास होने का कारण है उत्तरी मैदान की विस्तृत समतल भूमि, सघन जनसंख्या घनत्व, संपन्न कृषि और प्रचुर संसाधनों के कारण रेल परिवहन के विकास और वृद्धि में सहायक रहा। नेक्स्ट प्रश्न, खंड से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करें। चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियाँ। भारत में चावल की खेती खरीफ की फसलों के अंतर्गत की जाती है। चावल की खेती के लिए डेल्टाई मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। तापमान, चावल की खेती के लिए बोने से लेकर काटने तक अवधि में उच्च तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर की आवश्यकता होती है। वर्षा, चावल की कृषि के लिए 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा अर्थात अधिक आर्द्रता की आवश्यकता होती है। और चावल की कृषि के लिए अर्थात रोपण, निराई, जुताई, तैयार फसल को चुनने आदि कार्य हाथों से करने पड़ते हैं, तो चावल की कृषि के लिए अधिक सस्ते मानवीय श्रम की आवश्यकता होती है। गहन जीविका कृषि को समझाते इसकी प्रमुख समस्याएं बताइए। गहन जीविका कृषि श्रम गहन खेती है। इसमें अधिक उत्पादन है तो अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेश और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। यह उन क्षेत्रों में की जाती है जहां पर भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। गहन जीविका कृषि की समस्या, बेटा हम गहन जीविका कृषि की समस्या की बात कर रहे हैं। भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है तो उत्पादन की आवश्यकता अधिक होती है, इसलिए रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है जिससे मिट्टी की गुणवत्ता में कमी आती है। नेक्स्ट प्रश्न, बेटा महामंदी 1929 में छाई, इसके दो कारण थे। कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन की समस्या, कृषि उत्पादों की गिरती कीमतों के कारण किसानों की आय घटने लगी। उन्होंने आय बढ़ाने के लिए उत्पादन बढ़ाने का प्रयास किया, इससे कृषि उत्पादों की आमद और ज़्यादा बढ़ गई, इससे कीमतें गिर गई और खरीदारों के अभाव में कृषि उपज पड़ी पड़ी सड़ने लगी। दूसरा, अमेरिका ने जो अपना ऋण था वो वापस ऋण देना बंद कर दिया। 1920 के दशक के मध्य में अनेक देशों में अमेरिका ने ऋण लेकर अपनी निवेश संबंधी आवश्यकताएं पूरी की, परंतु जब अमेरिका को भी संकटपूर्ण स्थिति का आभास हो गया तो ऐसे में अमेरिका ने अन्य देशों को कर्ज देना बंद कर दिया। जो देश अमेरिकी कर्जे पर निर्भर थे उनके सामने गहरा आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया। नेक्स्ट प्रश्न, गिरमिटिया प्रथा का अर्थ स्पष्ट करते हुए अध्याय में दिए गए विवरणों के आधार पर उनके हालातों के बारे में बताइए। बेटा गिरमिटिया जो शब्द है औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत से फिजी, गयाना, मलेशिया, फिलीपींस इन देशों में
काम करने के लिए श्रमिक लेके जाए जाते थे। ये श्रमिक एक एग्रीमेंट के तहत लेके जाए जाते थे और मजदूर उस एग्रीमेंट को गिरमिट करते थे। तो इस तरह जो एग्रीमेंट के तहत मजदूर गए वो गिरमिटिया मजदूर के नाम से प्रसिद्ध हुए और गिरमिटिया मजदूरों की स्थिति वहाँ पर सही नहीं थी। 19वीं शताब्दी में भारत के लाखों मजदूरों को बागानों, खदानों, सड़क और रेलवे निर्माण परियोजनाओं में काम करने के लिए ले जाया जाता था, विशेषकर कैरिबियाई द्वीप समूह मॉरिशस, फिजी में। अब जो अनुबंध के तहत ले जाए जाते थे, इन अनुबंधों में शर्त होती थी कि यदि मजदूर अपने मालिक के बागानों में 5 वर्ष तक काम कर लेगा तो ये स्वदेश लौट सकते हैं। लेकिन वहां पर परिस्थितियां इतनी अच्छी नहीं होती थी, काम बहुत कठिन होता था, काम पूरा नहीं होने पर सजाएं दी जाती थी, कोई भाग जाता था पकड़ में आने पर उसे कड़ा दंड दिया जाता था। नेक्स्ट प्रश्न, संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। संघीय व्यवस्था की विशेषता, 2 स्तर की सरकारें होती थी, एक केंद्र सरकार और दूसरी प्रांतीय सरकार। दोनों स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती थी। संविधान में शक्तियों का बंटवारा स्पष्ट रूप से किया गया था और मौलिक अधिकारों को लिखित रूप में बताया गया था। संविधान राज्य और संघ के अंतर्गत विवाद होने की स्थिति में न्यायपालिका की व्यवस्था होती थी जो दोनों के अधिकारों के विवादों का निपटारा करती थी। इसके अलावा वित्तीय स्वायत्ता, संघीय शासन व्यवस्था में वित्तीय स्वायत्ता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत निर्धारित होते थे। दोहरे उद्देश्य, संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य होते थे, देश की एकता की सुरक्षा करना, उसे बढ़ावा देना और क्षेत्रीय विविधताओं का सम्मान करना। 1992 के संविधान संशोधन से पहले और बाद के स्थानीय शासन के महत्वपूर्ण अंतरों को बताइए। 1992 के संविधान संशोधन के पहले और बाद के स्थानीय शासन में अंतर, संवैधानिक मान्यता। 1992 से पहले स्थानीय शासन को संवैधानिक मान्यता प्राप्त नहीं थी, लेकिन 1992 के संशोधन के बाद स्थानीय शासन को संविधान के द्वारा संविधान की 11वीं और 12वीं अनुसूची में शामिल करके इसको संवैधानिक मान्यता दी गई। 1992 से पहले स्थानीय शासन की संस्थाओं में महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन 1992 के संविधान संशोधन के बाद 1992 के संविधान संशोधन के बाद महिलाओं को आरक्षण दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न, बेरोजगारी से क्या अभिप्राय है? बेरोजगारी के 2 प्रकारों का उल्लेख कीजिए। मतलब बेरोजगारी का अर्थ है काम योग्य सक्षम व्यक्ति के पास रोजगार नहीं होना। बेरोजगारी के 2 प्रकार हैं, खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी। खुली बेरोजगारी का तात्पर्य तो यह है कि जिसमें योग्य व्यक्ति प्रचलित मजदूरी पर कार्य करना चाहता है लेकिन तो फिर भी उसे काम नहीं मिल रहा, पूरी तरह बेरोजगार है। जबकि जो छिपी हुई बेरोजगारी है उसमें व्यक्ति काम में लगा हुआ तो दिखाई दे रहा है, काम में संलग्न तो दिखाई दे रहा है, लेकिन उत्पादन में उसका कोई योगदान नहीं है। खुली बेरोजगारी की प्रकृति स्थायी होती है और जो छिपी हुई बेरोजगारी है इसकी प्रकृति अस्थायी होती है। सार्वजनिक क्षेत्रक और निजी क्षेत्रक में अंतर कीजिए। सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आर्थिक गतिविधियों पर सरकार का स्वामित्व और नियंत्रण होता है। ये गतिविधियां सरकार के द्वारा चलाई जाती है, जैसे कि रेल विभाग एक सार्वजनिक उपक्रम है। इसके विपरीत निजी क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व और नियंत्रण होता है। वे निजी हित हेतु आर्थिक गतिविधियों का संचालन करते हैं, जैसे कि अगर टिस्को है, रिलायंस है। सार्वजनिक क्षेत्र का उद्देश्य सार्वजनिक कल्याण के लिए काम करना है, जनता की भलाई के लिए काम करना होता है, जबकि निजी क्षेत्र की गतिविधियों का उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। सार्वजनिक क्षेत्र में किए गए व्यय की भरपाई सरकार करों के माध्यम से करती है और निजी क्षेत्र में किए गए व्यय की भरपाई अपने लाभ से की जाती है। खंड निबंधात्मक प्रश्न, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। वस्तु विनिमय के दोष, अगर हम बात करें तो वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य निर्धारण में कठिनाई होती है वस्तु विनिमय प्रणाली में। दूसरा, वस्तु विनिमय प्रणाली में आवश्यकताओं के दोहरे सहयोग की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट, मुद्रा के कार्य। बेटा मुद्रा विनिमय का कार्य करती है, भुगतान का माध्यम होती है, सरल माध्यम होती है, इसमें दोहरे सहयोग की जरूरत नहीं होती। मूल्य का मापन करने का काम करती है। साख से आप क्या समझते हैं? भारत में औपचारिक क्षेत्र में साख की संक्षेप व्याख्या
कीजिए। साख से आप क्या समझते हैं? भारत में औपचारिक क्षेत्र में साख की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। बेटा, साख का अर्थ यहाँ पर ऋण से है, जो बैंकों के द्वारा ऋण दिया जाता है। भारत में औपचारिक क्षेत्र में साख की व्याख्या। औपचारिक क्षेत्र में बैंक, सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह शामिल होते हैं। और औपचारिक क्षेत्र में नजर रखने का काम करता है भारतीय रिजर्व बैंक। औपचारिक क्षेत्र की अगर साख की बात करें तो ब्याज दर कम होती है, शोषण की संभावना नहीं होती, नियम होते हैं, लिखा पढ़ी होती है। नेक्स्ट प्रश्न, फ्रांसीसी क्रांति के पश्चात फ्रांस में आए बदलावों का विस्तार से वर्णन कीजिए। फ्रांसीसी क्रांति के पश्चात फ्रांस की सत्ता राजतंत्र से निकल के लोकतंत्र में आ गई और इस क्रांति में फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने प्रारंभ से ऐसे अनेक कदम उठाए जिससे लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सके। फ्रांसीसी क्रांतिकारियों का लक्ष्य था यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त कराना। इसके बाद में नेपोलियन ने प्रशासनिक क्षेत्रों में कुछ क्रांतिकारी परिवर्तन किए। नेपोलियन ने एक नागरिक संहिता का निर्माण किया जिसमें जन्म पर आधारित विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया गया, जिसमें कानून के समक्ष समानता और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित रखने की बात की गई। कुलीन लोगों को जो विशेष अधिकार प्राप्त थे वो समाप्त कर दिए गए। ब्रिटेन में राष्ट्रवाद का इतिहास शेष यूरोप की तुलना से किस प्रकार भिन्न था? अगर हम बात करें तो 18वीं सदी तक ब्रिटानी कोई राष्ट्र था ही नहीं। यहाँ पर अंग्रेज, वेल्स, स्कॉट, आयरिश बहुत सारे निर्जातीय समूह निवास करते थे। लेकिन धीरे धीरे आंग्ल राष्ट्र की प्रभुत्व, धन दौलत, अहमियत, सत्ता में वृद्धि हुई। 1688 में ब्रिटिश संसद ने राजतंत्र से ताकत छीन ली और संसद को बहाल कर दिया। 1707 के एक्ट के माध्यम से उन्होंने सबसे पहले स्कॉटलैंड को अपने साम्राज्य में मिलाया और यूनाइटेड जो ब्रिटेन हमारे सामने आया। इसके बाद उन्होंने आयरिश लोगों पर भी इसी प्रकार नियंत्रण स्थापित किया। वहाँ पर कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट थे, उन्होंने प्रोटेस्टेंट को समर्थन दिया, कैथोलिकों के का दमन चक्र शुरू किया और बलपूर्वक आयरलैंड को भी ब्रिटानी साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया गया। इस तरह यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का जन्म हुआ। नेक्स्ट, मानचित्र की बात करते हैं। सिंगरौली, बेटा सिंगरौली है मध्य प्रदेश में। रानीगंज है पश्चिम बंगाल में। सिंगरेनी है तेलंगाना और नेवेली तमिलनाडु। अब है ऑप्शन में नरोरा उत्तर प्रदेश, रावतभाटा राजस्थान, कल्पकम तमिलनाडु, तारापुर महाराष्ट्र। परमाणु ऊर्जा संयंत्र मानचित्र में दिखाने हैं। बेटा ये था आपका मॉडल पेपर कंप्लीट हो गया। वीडियो पसंद आए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स।